हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो मैं लेकर के आया हूं आपके लिए सुहागरात की पीड़ा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पूजा एक छोटे से शहर की मध्य वर्गीय परिवार की लड़की थी। पूजा के पिताजी नरेश का एक स्कूल में अध्यापक थे। पूजा का कॉलेज कंप्लीट हुआ तो उसके पिता उसके लिए रिश्ता देखने लगे। एक दिन नरेश के खास बचपन के दोस्त विजय ने अपने बेटे मयंक के लिए पूजा का हाथ मांगा। ये सुन नरेश खुश भी हुआ और चिंतित भी, क्योंकि विजय एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और विदेश में रहता था, पर मयंक मुंबई में रहकर इंडिया का बिजनेस संभाल रहा था। विजय और उसकी पत्नी सरिता के बार बार कहने और विश्वास दिलाने पर नरेश शादी के लिए राजी हो गया। पूजा एक दो बार पहले विजय और सरिता से मिली थी, इसलिए वो इस रिश्ते की से खुश भी। उसने फेसबुक पर मयंक की तस्वीरें देखी। मयंक बेहद ही स्मार्ट और अमीर लग रहा था। जल्द ही विजय और सरिता इंडिया आ गए और मयंक के साथ पूजा के घर गए। कुछ देर मयंक और पूजा ने बातें की। मयंक और पूजा की शादी की तारीख तय हो गई और पूजा से मिलने के बाद मयंक ने पूजा से न तो फ़ोन पर बात की और न ही उससे मिलने आया। हर बार व्यस्त होने का बहाना बनाता रहा। पूजा और मयंक की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद पूजा मुंबई आ गई। स्वागत के लिए मयंक ने बड़े ही आलीशान होटल में एक रूम ले रखा था और पूजा और मयंक होटल पहुंच गए, पर वहां होटल के रूम में पूजा को अकेला छोड़ मयंक कहीं चला गया। पूजा उसका रास्ता देखने लगी। कुछ देर बाद मयंक लौटा और उसके पास से शराब की स्मेल आ रही थी। पूजा ने पूछा, क्या आपने ड्रिंक की? मयंक ने कहा, हाँ, शादी की खुशी में दोस्तों ने पार्टी मांगी तो थोड़ी पी ली। मयंक उसके पास आकर बैठ गया और उसे छूने लगा। पूजा से स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए पूजा ने कहा, आप अभी सो जाएं, आप होश में नहीं हैं। ये सुन मयंक ने कोई जवाब नहीं दिया और पूजा को छूना जारी रखा। पूजा जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने मयंक का हाथ झटक दिया। इस पर मयंक को गुस्सा आया और वो जबरदस्ती करने लगा। फिर कुछ देर बाद मयंक गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। मयंक के जाने के बाद पूजा उदास सी बैठी रही और आंसू बहती रही। पूरी रात सो न सकी। सोचने लगी, किसी से कह भी नहीं सकती स्वागत की पीड़ा की उसके पति ने उसके साथ बलात्कार किया। सुबह 6 बजे के बाद आसपास आहट हुई। देखा तो मयंक आ गया था। आकर वो पूजा के पास बैठा और बोला, सॉरी, मुझे कल रात ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो नशे में मुझसे ये सब हो गया। तुम घर में किसी से कुछ मत कहना। चलो रेडी हो जाओ अच्छे से, हम नाश्ता करने नीचे चलते हैं। मयंक की बातें सुन पूजा ने सोचा, शायद कल शराब के नशे में मयंक ने वो सब किया होगा और किसी से ये बात कह भी नहीं सकती। गलती मेरी भी है, मुझे मयंक को नहीं रोकना चाहिए था। अभी नई नई शादी हुई है। मुझे ये सब बातें मम्मी पापा को बताकर परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए पूजा भी अच्छे से साड़ी पहन तैयार हो गई। मयंक भी तैयार होकर आ गया। दोनों साथ नाश्ता करने लगे। मयंक ने पूजा से थोड़ी बहुत बात भी की। कुछ ही देर में सरिता और विजय भी वहां आ गए। बेटे बहू और साथ देख बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद वे चारों घर आ गए। मुंबई से जैसे बड़े शहर के पास इलाके में बड़ा सा फ्लैट। मुंबई में पूजा पहली बार आई थी। ये सब पूजा ने पहली बार देखा था। घर पर थोड़े बहुत मेहमान थे। सरिता ने सारी रस्में पूरी की। अंगूठी ढूंढने वाले खेल में कई बार मयंक ने पूजा का हाथ भी पकड़ा। पूजा मयंक के व्यवहार को समझ ही नहीं पा रही थी। रात हो गई। पूजा अपने कमरे में थी। कुछ देर में मयंक भी आ गया। आज मयंक नशे में नहीं था। आते ही पूजा के पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, सॉरी, कल रात के लिए जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। क्या हम अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं?
सुन पूजा ने हाँ में गर्दन हिलाई। मयंक ने उसे बाहों में भर लिया, उसे हीरों का हार भी गिफ्ट दिया। उससे कुछ देर बाद भी की, फिर कब पूजा और मयंक फिर एक हो गई, पूजा को पता न चला। पति का विवाह प्यार पाकर पूजा कल रात वाली बातें भूल गई। अगले दिन पूजा की आंख देर से खुली। पूजा तैयार होकर हॉल में गई, देखा तो मयंक डाइनिंग टेबल पर बैठ नाश्ता कर रहा था। सरिता ने कहा, आओ बैठो, तुम भी नाश्ता कर लो। पूजा नाश्ता करने लगी, तब ही सरिता ने कहा, ये अंडा भुर्जी मयंक की पसंदीदा है, खाकर देखो। इतने में मयंक ने भुर्जी का एक कौल पूजा के मुंह में ठूस दिया। पूजा दौड़ते हुए वॉश बेसिन के पास गई और उबकाइयाँ आने लगीं। उसे देख मयंक चिढ़ गया, क्योंकि बोला, मॉम कैसी लड़की है ये। सरिता ने पूजा को पानी दिया। फिर पूजा ने कहा, मैं अंडा नहीं खाती, मुझे उसे छूना तक पसंद नहीं। ये सुन मयंक का मुंह बन गया। मयंक की जीवन शैली के मॉडर्न तौर तरीके देख पूजा थोड़ा घबराई थी, पर 2-3 दिन में वो थोड़ा बहुत मयंक को समझने लगी थी। मयंक को बिजनेस का कुछ काम था और विजय सरिता को विदेश जाना था, इसलिए मयंक ने हनीमून पर जाने का प्लान कुछ दिनों के बाद का बनाया। 15-20 दिन बहुत अच्छे से बीते। विजय सरिता विदेश चले गए। उनके विदेश जाने के बाद मयंक का व्यवहार बदल गया। मयंक अपने माता पिता के सामने कुछ और ही था। मयंक सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता और रात देर तक घर नहीं आता था। पूजा के पूछने पर मयंक कहता कि काम है, काम नहीं करूं क्या। पूजा मुंबई जैसे शहर में अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। एक फ़ोन ही साधन था, बस अपने माता पिता के साथ बात करने का, पर अपने मन का दर्द भी उनको नहीं बता पाती, क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। हर समय मयंक का दिल जीतने का प्रयास करती, पर जल्दबाजी में अधिकतर सब कुछ उल्टा पुल्टा कर बैठती। एक दिन शाम को मयंक घर जल्दी आ गया और बोला, पूजा तैयार हो जाओ, आज मैंने पार्टी रखी है जिसमें मेरे कुछ खास दोस्त होंगे और जरा ढंग से तैयार होना। पूजा मयंक के साथ आज पहली बार घर से बाहर पार्टी में जा रही थी, इस वजह से वह खुश होकर सज धज कर तैयार हुई। उसे देख मयंक ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, क्या गवारों की तरह साड़ी पहन ली, कुछ वेस्टर्न पहनती तो अच्छा लगता। इस पर पूजा ने कहा, आप तो जानते हैं मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। पार्टी में उसके दोस्त ऋषि और अभिषेक तो पूजा की सुंदरता पर मर मिटे थे। ऋषि ने हाथ मिलाने को हाथ पकड़ा तो पकड़े ही रह गया। पूजा ने जबरदस्ती खींचकर अपना हाथ छुड़ाया। अभिषेक नशे में धुत था, वह पूजा खींचकर डांस फ्लोर पर ले जा रहा था। पूजा के मना करते ही मयंक सबके सामने नाराज होकर बोला, तुमसे तो तमीज ही नहीं है, डांस कर लोगी तो क्या हो जाएगा। पूजा की आंखों में आंसू भर आए थे। वह कोने में जाकर बैठ गई। वहाँ ऋषि की पत्नी मोना बैठी हुई थी। मोना को भी इस तरह की पार्टियां पसंद नहीं थीं। मयंक के 5-6 दोस्त और उनकी पत्नियां ने जी भरकर बोतलें खाली की। फिर किसी को होश नहीं रहा कि कौन किसकी बाहों में थिरक रहा है। सब नशे में डूबे हुए थे। पूजा को यह सब बहुत अजीब सा लग रहा था। मयंक को नशे में धुत देख पूजा परेशान हो गई। जैसे तैसे मयंक को घर लाई। उसके बाद पूजा ने उस दिन से इस तरह की पार्टियों में न जाने की कसम खा ली थी। मयंक जब भी पूजा को पार्टी में जाने को कहता तो वह साफ इनकार कर देती थी। इस पर मयंक चिढ़ जाता था। मयंक अब पूजा के साथ जबरदस्ती भी करने लगा था। उसे जब तक मॉडर्न कपड़े पहनने की, पार्टियां, हाई सोसाइटी में रहने की कवायद करता था। एक बार पूजा और मयंक में झगड़ा भी हुआ। तब मयंक ने गुस्से में कहा, वो तो तुम जैसी देहाती लड़की को मैं कभी भी अपनी पत्नी नहीं बनाता, पर क्या करूं, पापा ने साफ साफ कह दिया था कि तुम्हारी शादी पूजा से ही होगी और मैं अपने पिता से बचपन से ही डरता हूं। एक शब्द भी नहीं कह सका। देहाती औरत, मैं तुम्हें नहीं झेल सकता।
अब पूजा बहुत परेशान और उदास रहने लगी थी। सोचने लगी कि अब उसे सब कुछ अपने माता पिता को बता देना चाहिए। उसे स्वागत वाले दिन की घटना जब तब याद आने लगती और मन पीड़ा से भर जाता। सोचती काश वो घटना मैंने अपने सास ससुर और माता पिता को उस दिन ही बता दी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पूजा ने निर्णय लिया था अब वो मयंक के साथ नहीं रहेगी, पर पूजा को उल्टियाँ होने लगीं। डॉक्टर को बताने पर पता चला तो वो गर्भवती है। ये सुन पूजा और परेशान हो गई। अब क्या करें? एक बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ उससे उसका बाप कैसे छीन ले? वो सोचने लगी शायद बच्चे के आने से मयंक बदल जाए। और गर्भवती होने के बाद सुन मयंक खुश हुआ। कुछ महीनों के लिए पूजा के सास ससुर भी उसके पास रहने आ गए। मयंक पूजा का बहुत ख्याल रखने लगा। फिर कुछ समय बाद पूजा मायके चली गई और सास ससुर विदेश। मायके भी फ़ोन कर पूजा का हाल चाल पूछ लेता। पूजा ने बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म पर मयंक उससे मिलने भी आया और बेटे को गोद में भी उठाया, उसे प्यार भी किया। फिर कुछ समय बाद पूजा वापस मुंबई आ गई। कुछ दिनों के लिए पूजा के सास ससुर भी रहने के लिए आ गए थे। पूजा के पास मयंक ने बेटे कबीर को देखभाल के लिए कामवाली रत्ना को रख लिया। पूजा को लगने लगा था कि मयंक बदल गया है। सास ससुर के जाने के 2 दिन बाद मयंक ने पूजा से कहा शाम को 7 बजे तैयार रहना, आज ऋषि की मैरिज एनिवर्सरी है, उसने तुम्हें लेकर आने को कहा है। यह कहकर वह ऑफिस चला गया। लेकिन पूजा के लिए वहां जाना मुमकिन नहीं था क्योंकि कबीर को बुखार था। फिर उससे मयंक के दोस्त पसंद भी नहीं थे। पीना, डांस करना और भद्दे भद्दे मजाक करना, इस तरह की पार्टियों में सो जाना उसे पसंद ही नहीं था। शाम 7 बजे आते ही मयंक ने पूजा को देखकर कहा तुम्हारे कान बंद रहते हैं क्या? सुबह मैं तुमसे कुछ कहकर गया था पूजा, अभी तक तुम तैयार क्यों नहीं हुई हो? पूजा ने कहा मैं नहीं जा पाऊंगी, कबीर को बुखार है। ये सुन मयंक नाराज होकर पैर पटकता हुआ घर से चला गया। लेकिन पार्टी में अकेले जाने के कारण मयंक दोस्तों से हाय हेलो करने के बाद एक पैग लेकर कोने की एक टेबल पर चुपचाप बैठ गया। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि कैसी देहाती औरत उसके पिता ने उसके पल्ले बांध दी। उस पर अभी नशे का सुरूर चढ़ा भी नहीं था कि एक सुंदर औरत उसके नज़र पड़ी। वह कुछ पलों के लिए उसमें खो गया। मयंक की निगाहें उस औरत से एक पल को मिल गईं तो उसने एक घूंट में ही बड़ा पैक खाली कर दिया। वह औरत भी अकेली बैठी मयंक की ओर देख रही थी। अचानक वह औरत उठी और मयंक के पास आकर चेयर पर बैठते हुए बोली हाय माई सेल्फ नीता। उसकी सुंदरता में खो मयंक को सब सपना सा लग रहा था, लेकिन वह भी बोला हेलो माई सेल्फ मयंक। दोनों में दोस्ती होते देर नहीं लगी। मयंक उसकी सुंदरता पर मर मिटा था तो नीता मयंक की जवानी और अमीरी पर। उन दोनों ड्रिंक और डांस की अच्छी तरह लुत्फ उठाया। फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए और शुरू हो गया दोनों का मिलना जुलना। मयंक सब कुछ भूलकर नीता के प्यार में खो गया। वह मीटिंग और अधिक काम के बहाने घर के कई दिनों तक गायब रहने लगा क्योंकि दोनों के बीच जिस्मानी रिश्ता बन चुका था। इसलिए मयंक उसके नशे में डूबा रहता। दोनों अक्सर साथ में लंच करते तो कभी पिक्चर, कभी गार्डन, कभी मॉल में घूमते। पूजा को मयंक के गायब रहने और व्यवहार पर शक होने लगा था। वह कभी कभी मयंक के सो जाने के बाद फ़ोन कॉल और SMS चेक करती, परंतु चालाक मयंक पत्नी के लिए कोई सबूत नहीं छोड़ता था। एक दिन शाम को अचानक मयंक ने कहा पूजा मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, वहाँ विदेश से क्लाइंट आया है, उसके साथ मेरी मीटिंग है, मुझे वहाँ 2-3 दिन लगेंगे। पूजा ने मयंक को शक की नज़र से देखा लेकिन कुछ बोली नहीं, सिर्फ धीमी आवाज़ में
बाय बोल दिया। बाद में उसने मयंक की सेक्रेटरी को फ़ोन किया तो पता चला कि मयंक ने अपने सेक्रेटरी से कहा है कि वो वेकेशन पर फैमिली के साथ जा रहा है। इधर मयंक प्लेन की सीट पर बैठते ही नीता के सपनों में खो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वह नीता के खूबसूरत एहसास को जी रहा था। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। उधर नीता थी। वह बोली, जानू मेरे लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। मेरी फ्लाइट में अभी समय है। मयंक ने सावधानी बरतने के कारण दोनों की अलग अलग फ्लाइट बुक करवाई थी। कुछ देर बाद दोनों हैदराबाद एयरपोर्ट पर मिले। वहां से दोनों होटल पहुंच गए। नीता ने, तुम मुझे यूज करके फिर से अपनी पत्नी के पास तो नहीं लौट जाओगे? मयंक ने कहा, नहीं नहीं, मैं खुद उस देहाती के साथ रहना नहीं चाहता हूँ जिसे न उठने बैठने पहनने ओढ़ने की तमीज़ है और ना ही हाई क्लास सोसाइटी में रहने का ढंग। वो तो मैं अपने माता पिता के कारण उसे झेल रहा हूँ, पर बस अब नहीं। अब तुम आ गई हो मेरी ज़िंदगी में, मैं जल्दी उसे तलाक देने की बात अपने माता पिता से करूँगा। ये सुन नीता ने उसे बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद से ब्रेकलिस्ट अपने पर्स से निकाल बोली, डियर, यह ब्रेसलेट मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, जो यह समय मेरी याद तुम्हें दिलाता रहेगा। उसे भी नीता के लिए कुछ खरीदना चाहिए। बदले में मयंक ने नीता को हीरे का हार दिया। मयंक और नीता शाम को पब गए। वहाँ नीता सहजता से कुछ बात एक पैर चढ़ा रही थी, साथ ही मयंक को भी पिला रही थी। दोनों मदहोशी में थे और गहरे नशे में डूब चुके थे। होटल में लौटने पर मयंक अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था कि नीता उसके हाथ से फ़ोन खींचकर कहा, मुझ जैसी हसीन के होते हुए फ़ोन से खेल रहे हो? फिर वह उसकी ओर करीब आकर बोली, मुझे एक लंबे इंतजार के बाद तुम जैसा बॉयफ्रेंड मिला है। तुम अपनी पत्नी से कब तलाक लोगे? बहुत हो गई लुक्का छुपी, अब मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मयंक ने पूछा, नीता, आज तक तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आया है? नीता ने कहा, नहीं, मैं सिंगल हूँ। आज तक किसी पर दिल नहीं आया, पर मैं तुम्हें देखते ही मुझे जाने क्या हो गया। मैं तुम्हारे प्यार में सारी दुनिया भूल गई। हर समय तुम्हारे ख्यालों में खोई रहती हूँ। ऑफिस के में काम भी मेरा नहीं मन लगता है। यह सब कहते कहते नीता ने मयंक के होठों को चूम लिया। फिर दोनों सो गई। 2 दिन बाद हैदराबाद से मयंक वापस लौट आकर नीता ने कहा उसे हैदराबाद में कुछ काम है, इसलिए वो 2 दिन बाद आएगी। मयंक सुबह जब घर पहुंचा, फिर कुछ देर बाद ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। पूजा ने चाय नाश्ता बनाया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। मयंक हड़बड़ाता हुआ कमरे से निकला तो कप में चाय देखकर बोला, मैं ऐसी चाय पीता हूँ देहाती औरत? 2 साल हो गए शादी को, जब तुझे पता है मैं इस तरह की चाय नहीं पीता तो क्यों बनाती हो? पूजा ने कहा, रुको, मैं आपकी पसंद की चाय बनाकर लाती हूँ। घर से इस तरह चाय नाश्ते के बिना मत जाइए। मयंक ने पूजा को सामने से हटाने के लिए धक्का दिया और बिना पीछे मुड़ कर देखे गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। पूजा का माथा टेबल के कोने में टकरा गया और उसके माथे से खून निकलने लगा। फिर खुद ही उसने चोट पर दवा लगाई और लेटकर अपने जीवन के बारे में सोचने लगी। वह कब तक इस तरह की अपमानित होकर जीती रहेगी? उसे अपने माता पिता को सब बता देना चाहिए। पूजा समझ नहीं पा रही थी कि मयंक आजकल कहाँ व्यस्त है। पहले दोस्त और शराब में लगा रहता था, अब उनको भी छोड़ दिया तो कहाँ किसके साथ रहता है। ये जाके जानने के लिए उसने एक डिटेक्टिव एजेंसी से बात की। एक दिन पूजा ने मयंक से कहा, देखो मयंक, मैं जानती हूँ आपका जीने का तरीका मुझे पसंद नहीं और मेरी स्टाइल आपको पसंद नहीं। आपको मैं एक देहाती लगती हूँ, इसलिए अच्छा यही है कि हम दोनों अलग हो जाएं। ये सुन मयंक मन ही मन खुश होता हुआ बोला, तुम ठीक कह रही हो पूजा, मैं भी ये बात सोच रहा था, कहना चाहता था। पूजा ने आगे कहा, आज शाम
ने सारी सीमाएं तोड़ दी मुझ पर हाथ उठाकर। यदि कबीर न हुआ होता तो मैं बहुत पहले से घर छोड़ चुकी होती। वो तो कबीर के कारण ही इतने समय तक मैं अत्याचार झेलती रही। इतने दिन मैं चुप और शांत इसलिए रही कि शायद आप सुधर जाओगे, लेकिन आपने तो नहीं सुधरने की कसम खा ली है। काश उस दिन सागरात की पीड़ा झेलने के बाद मैंने ये कदम उठा लिया होता तो अच्छा होता। पूजा की बात सुन मयंक चुपचाप कमरे से चला गया। दोनों में बोलचाल बंद थी। घर में शांति छा गई। पूजा का डिटेक्टिव एजेंसी वालों से मयंक और नीता के रिश्ते की बात पता चल गई। उन्होंने सबूत के तौर पर पूजा को सीडी भी दी। पूजा को मयंक के गायब रहने का राज पता चल गया। पूजा ने सोच लिया था वो जल्द ही अपने माता पिता और सास ससुर से बात करेगी, पर अगले ही दिन मयंक की मम्मी का फ़ोन आ गया कि पापा को हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए तुम दोनों तुरंत आओ विदेश। परिस्थिति को देख पूजा मयंक के साथ विदेश चली गई। एक हफ्ते बाद मयंक ने पिता अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए, पर नीता के प्यार में डूबे मयंक को चैन नहीं मिल रहा था और इस समय माता पिता से बात भी करने उचित नहीं था। इसलिए उसने वापस मुंबई आने का सोचा और सरिता ने कहा कि कुछ दिनों के लिए पूजा और कबीर को यहीं छोड़ा जा। पूजा और कबीर छोड़ मयंक मुंबई आ गया। पूजा के उतरे हुए चेहरे और गुमसुम रहने सरिता को शक हुआ। उसने पूजा से पूछा, तुम्हारे और मयंक के बीच सब ठीक तो है ना? पूजा कहना तो चाहती थी, पर अपने ससुर जी की तबीयत देख बोली, जी मम्मी सब ठीक है। सरिता ने पूछा, पर मयंक तो तुम्हें फ़ोन भी नहीं करता, मुंबई जाने के बाद याद तक नहीं करता। पूजा ने बात बनाते हुए कहा, मयंक काम में बहुत बिजी रहते हैं इसलिए नहीं कर सके होंगे। सरिता ने कहा, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। पूजा सचमुच कहो, मैं अपने बेटे के स्वभाव को अच्छी तरह जानती हूँ। ये सुन पूजा अपने को रोक न पाई तो एकदम से रो पड़ी और बोली, मम्मी जी मैं मयंक से तलाक लेना चाहती हूँ और मयंक भी यही चाहते हैं मुझसे तलाक लेना। मैं उनके साथ अब नहीं निभा सकती। 2 साल में बड़े ही मुश्किल से काटे हैं। प्लीज़ आप पापा जी से कुछ मत कहिएगा, अभी उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। पूजा ने सागरात की पीड़ा से लेकर एक एक बात सरिता को बताई और नीता और मयंक के अफेयर के बारे में भी सब बता दिया। डिटेक्टिव द्वारा दी गई सीडी भी सरिता को दिखाई और फूट फूट कर रोने लगी। सरिता का दिमाग खराब हो गया और बोली, तुम अब तक ये सब सहती रही, तुम्हें ये सब हमको पहले ही बता देना चाहिए था। मैं मयंक से जल्दी बात करती हूँ, तुम चुप हो जाओ बहू। और मैं तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे साथ मयंक के कदम बहक गए हैं तो हम सबको मिलकर ही उसे ठीक करना होगा। तुम्हें मेरा साथ देना होगा पूजा। मेरा यकीन है कि मयंक बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा। सरिता ने पूजा को इस इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास ज्वाइन करवा दी। पूजा सुंदर तो थी ही, अब उसकी पर्सनालिटी भी निखर उठी क्योंकि पूजा का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। सरिता पूजा के बदलते हुए व्यक्तित्व को खुश थी। कुछ दिनों बाद सरिता मयंक के घर मुंबई अकेली पहुंच गई। घर पर नीता का सामान देख मयंक से पूछा, बेटा यहाँ तुम्हारे साथ कौन रहता है? सकपका सा मयंक बोला, कोई नहीं मॉम, मेरी एक दोस्त किसी काम से यहाँ आई है, उसी का सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ पड़ा है, आज जाने वाली है। सरिता ने कहा, साफ शब्दों में क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ रह रही है? वैसे मयंक ये तुम्हें अच्छा किया कि अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी कि मेरा इतना मॉडर्न बेटा कैसे उस देहाती बीवी के साथ रहा होगा। ये सुन मयंक ने कहा, हाँ माँ, सच में पूजा के साथ रहना तो वास्तव में बहुत मुश्किल है। पक्की घरेलू और देहाती लड़की है। मैं तो उसके साथ रहना भी नहीं चाहता था, वो तो पापा के कारण 2 सालों से उसे झेल रहा हूँ। बस सरिता ने कहा, तो ठीक है, तुम मुझसे तलाक ले लो। मयंक ने कहा, हाँ मैं मन ही मन ये सोचता तो था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अब आप मेरे फेवर में हो तो मैं कल ही वकील से बात
कर लूँगा, करके बताऊँगा, पर माम पापा से आप बात करना और आप पापा के सामने अपने कदम पीछे तो नहीं कर लेंगी ना, मुझे पापा से बहुत डर लगता है। सरिता ने कहा, मयंक तुम्हारे पापा को समझाना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूजा ने उन पर न जाने कौन सा जादू कर रखा है, वे रात दिन पूजा की तारीफ करते रहते हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड से कब मिलवाओगे? मयंक ने कहा, शुभ काम में देरी कैसी मॉम, मैं अभी उससे फ़ोन कर देता हूँ। मयंक ने नीता से बात की, फिर फ़ोन रखा। आज नीता बिजी है, इसलिए वह नहीं आएगी। सरिता ने पूछा, रात में 10 बजे वह कहाँ बिजी है? मयंक ने कहा, मुझे क्या पता, किसी क्लाइंट के साथ उसकी मीटिंग होगी। मॉम, हम पर्सनल बातें आपस में डिस्कस नहीं करते। सरिता ने कहा, फिर तो वह अमीर लड़की होगी। मयंक ने कहा, नहीं, अमीर तो नहीं है, पर उससे वही सब बातें हैं जो मुझे चाहिए। उससे अमीरों वाले तौर तरीके, पहनने का ढंग सब है। ये देखो, ये ब्रेसलेट भी उसी ने दिया है, सोने का है मॉम। सरिता ने कहा, वाह, बहुत सुंदर है। पर सरिता ने ब्रेसलेट को उलट पुलट कर देखा और वहाँ जरा सा घिस कर देखा, फिर बोली, इस ब्रेसलेट पर तो सोने की पॉलिश भी नहीं है, इसकी कीमत तो 1000-1500 होगी। चाहो तो इसे वो ज्वेलर्स के यहाँ दिखवा लो। ये सुन मयंक ने कहा, रहने दो, नीता ने शायद मुझ पर विश्वास करके दिया होगा। सरिता ने कहा, असली नकली को पहचानना सीखो मयंक, कब तक यूँ भड़क के पीछे भागते रहोगे? मयंक ने कहा, नीता बहुत अच्छी है, अब तक उसने शादी भी नहीं की, आप तो इतनी सी बात को लेकर बैठ गई हैं। सरिता ने कहा, अच्छा, ये लो सीढ़ी, इसमें तुम्हारे लिए कुछ है, पहले देख लो। मयंक ने सीढ़ी लगाई। सबसे पहले नीता का फोटो उसके पहले पति के साथ था, जिसमें वह सादा सी साड़ी में थी। उसका पति एक किराना दुकान वाला था। उसे छोड़कर नीता ने किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली। उसका भी फोटो था, वो किसी अधेड़ रईस के साथ रहने लगी। वह उसके पैसे पर ऐश करती थी। फिर वह उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उसको पैरालिसिस हो गया, तो उसको छोड़कर अब इधर उधर रईस स्मार्ट लड़कों के साथ रोमांस का नाटक कर के उन्हें लूट रही थी। नाइट क्लब के भी कई वीडियो थे जिसमें वह अलग अलग लड़कों के साथ अश्लील डांस कर रही थी। मयंक ने सरिता के हाथ से रिमोट लेकर टीवी बंद कर दी। फिर सरिता ने कहा, पूजा तुमसे तलाक चाहती है। ये बात उसने मेरे पूछने पर मुझे बताई और उसने नीता के बारे में भी बताया। तब मैंने डिटेक्टिव से नीता के बारे में सब पता किया। शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा, पूजा देहाती जरूर है पर चरित्रहीन नहीं। बेचारी तुम्हारे अत्याचार सहती रही, कभी शिकायत भी नहीं की, पर तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। बस ज़रूरत थी उसे तुम्हारे प्यार की, क्योंकि वो इस तरह पहनना ओढ़ना नहीं जानती, उसकी पर्सनैलिटी को निखारने की, पर तुमने उसे देहाती समझ उस पर जुल्म किया, उसे प्यार तक नहीं दिया। क्या पूजा के हाथ में शराब का गिलास और पराए मर्दों के साथ बाहों में बाहें डाल कर तुम बर्दाश्त कर पाते? अब भी देर नहीं हुई है, सुधर जाओ, बस यही समझाने में यहाँ आई थी। अगले दिन सरिता वापस विदेश चली गई। अगले दिन दोपहर को नीता मयंक से मिलने आई। मयंक ने नीता से कहा, माँ हमारी शादी के लिए मान गई, जल्दी ही पूजा से तलाक ले लूँगा। ये सुन नीता ने कहा, हाँ, अब मुझसे भी तुम दूर रहना अच्छा नहीं लगता। फिर मयंक ने कहा, मैं तुम्हारे कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो इस तरह पहनना दिखाना चाहता हूँ। मयंक ने वो सीढ़ी नीता को दिखाई तो उसके होश उड़ गए। फिर मयंक ने नीता से पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? नीता ने कहा, मेरी शादी एक गरीब आदमी से हुई, मैं तिल तिल कर मर रही थी, फिर मैंने एक रईस को फंसाया। तुम जैसे रईस आदमी अपनी मॉडल क्लास पत्नी जिनमें अच्छी परवरिश और संस्कार होते हैं, उन्हें देहाती समझ बाहर मुँह मारते हैं, तो मैंने अपने आप को उस तरीके में डाल लिया और अमीर लड़कों के साथ एंजॉय करना, यही मेरा काम है।
शादी तो मैं तुमसे यूं भी नहीं करती मिस्टर, चलती हूँ कहकर नीता चली गई। ये सुन मयंक का मुंह जरा सा हो गया और उसने सरिता को फोन कर कहा, मॉम मैं आ रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। असली हीरे को छोड़ मैं नकली की चमक दमक में भटक गया था। मैं पूजा का गुनहगार हूँ, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, कहीं देर न हो जाए। अगले ही दिन मयंक पूजा के पास पहुँच गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। पूजा ने कहा, मैंने तुम्हें मम्मी पापा जी के कारण माफ़ कर दिया और एक आखिरी मौका दे रही हूँ। एक शर्त भी रखी गई कि आज के बाद तुम शराब को हाथ नहीं लगाओगे और पार्टियों में भी कोई ड्रिंक नहीं करेगा। मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। मयंक ने पूजा की सभी बातें मानी। पूजा वापस मयंक के साथ मुंबई आ गई। उसकी सास ने उसको घर टूटने से बचा लिया। मयंक अब वो मयंक नहीं रहा जो पहले था। क्या हुआ? हाँ, वो पूजा को प्यार देता, ड्रिंक नहीं करता, समय से घर आता। कुछ समय बाद मयंक की शादी की सालगिरह आई। तब मयंक ने सबसे पहले पूजा को विश किया, उसे बहुत महंगा गिफ्ट भी दिया। शाम को भी सभी दोस्त पार्टी करते हुए घर आ गए। ये देख पूजा को लगा आज फिर मयंक पीने वाला है। तब मयंक ने अपने दोस्तों से कहा, तुम्हें दोस्ती या किसी ड्रिंक में से एक को चुनना पड़ेगा। मैं कभी भी इस ड्रिंक नहीं पीऊँगा। तब ऋषि ने कहा, न ड्रिंक पर दोस्ती भारी है। सभी ने खाया, डांस किया, गेम खेले, बहुत एंजॉय किया। पूजा ने भी अपने आप को थोड़ा बदल लिया था। अब वो सलीके से रहने लगी थी। पूजा ने प्यार भरी निगाहों से मयंक को देखकर उसका हाथ पकड़कर थैंक्स। मयंक ने भी पूजा को बाहों में भर कर कहा, थैंक्स, तुमने मुझ पर विश्वास किया और मेरे लिए खुद को भी बदला। लव यू। दोनों एक दूसरे की बाहों में खुश थे।